नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्यों के विधानमंडल के बारे में बात करेंगे कि राज्यों में विधायी प्रक्रिया कैसे संचालित होती है। तो उसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक किया गया है विधानमंडल का प्रावधान। तो राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 168 प्रावधान करता है कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यों के जो विधानमंडल होता है किससे मिलकर बनेगा, तो वो विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी और राज्यपाल, तीनों को मिलाकर के विधानमंडलों का गठन किया जाता है। विधानमंडल क्या होता है? राज्य का विधानमंडल एक सदनी या दो सदनी दोनों हो सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो हम देखते हैं कि जो विधान परिषद है कंपलसरी नहीं है कि हर राज्य में हो, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होती है, क्योंकि ये जो विधानमंडल है किसी राज्य में 2 सदनी भी हो सकता है और ज़्यादातर राज्यों में 1 सदनी होता है। तो वर्तमान में देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है, यहाँ इतने 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। बाकी सब जगह सिर्फ विधानसभा है जहाँ जो उनका विधानमंडल होता है। तो 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, तो जब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश उसको बना दिया गया तो जो विधान परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। अभी जो हम देखते हैं 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। और जब आंध्र प्रदेश का गठन यानी कि विघटन नहीं हुआ था, तेलंगाना नया राज्य नहीं बना था, तब तक सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही थी। ठीक है। हाल ही में उड़ीसा ने विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव पास करके संसद को भेजा है। उड़ीसा ने भेजा है, पश्चिम बंगाल ने भी भेजा है कि वहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए। तो हम आगे समझेंगे कि विधान परिषद का सृजन कैसे होता है। इसमें दिया है कि विधान परिषद का जो होना है वो ऐच्छिक है, राज्यों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि राज्य उस चीज़ को से जो भार है उठा पा रहे हैं कि नहीं। अगर भार उठा पा रहे हैं तभी उन राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 169 जो है वो प्रावधान करता है कि विधान परिषद का उत्साधन और सृजन कैसे होगा। तो जो उत्साधन यानी कि उनको विघटित करने का और जो सृजन है वो करने का प्रावधान अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसके तहत है? तो विधान परिषद का उत्साधन और सृजन जो होगा वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 169 के तहत होगा। संसद द्वारा साधारण बहुमत से विधान परिषद का उत्साधन और सृजन किया जा सकता है। तो संसद को शक्ति दी गई है कि संसद चाहे तो विधान के राज्यों में जो विधान परिषद है उसका गठन यानी कि उत्साधन मतलब सृजन कैसे यानी कि निर्माण कैसे होगा, और उत्साधन मतलब वो समाप्त कैसे होगी। तो दोनों की प्रक्रिया जो है वो कौन संसद करेगी? साधारण बहुमत से। लेकिन संसद ऐसा तभी करेगी जब उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से विधानसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जो कुल सदस्यों के आधे से कम न हो, से पारित करके भेजा जाए। बताया भी कि उड़ीसा ने अपने वहाँ से विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव संसद को भेजा है। अब संसद इस पर जब भी साधारण विधेयक से पास करके भेज देती है तो उड़ीसा में विधान परिषद का सृजन किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा प्रस्ताव तभी संसद पास करेगी जब उस प्रस्ताव को उस राज्य की जो विधानसभा है 2/3 बहुमत से पास करके भेजे। 2/3 बहुमत से पास करके भेजे, जो कि आधे से जो सदस्य हैं आधे से कम नहीं होने चाहिए उपस्थित और मतदान करने वाले। ये चीज़ कही गई है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसके सृजन के बारे में संसद को शक्तियाँ दी गई हैं। नोट क्या है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन के लिए संसद को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर संसद ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद के उत्साधन यानी कि का प्रस्ताव करने के लिए संसद को भेजा है। तो इन्होंने सृजन के लिए भेजा है, मतलब विधान परिषद के गठन के लिए इन्होंने अपना जो प्रस्ताव है संसद को भेजा है। जबकि आंध्र प्रदेश जो विधानसभा है उसने 2/3 बहुमत से पास करके जो विधान परिषद है उसके उत्साधन मतलब उसको समाप्त करने का जो प्रस्ताव है वो संसद को भेजा है। हुआ ये था कि आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उसने एक विधेयक पास किया था, और वो विधेयक जो वहाँ की विधान परिषद थी उसने करीब 4 महीने तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो इस वजह से जो विधान परिषद है उसको हटाने के लिए जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक विधेयक पास कराया और वो संसद को भेजा। तो संसद ने अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, जब होगा तब उसका फिर आगे परिणाम आएगा। फिर अनुच्छेद 170 जो कहता है कि विधानसभा की संरचना कैसे होगी। तो देखो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की बात कही गई। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों में जो विधान परिषद होगी उसके सृजन और उत्साधन की जो सारी प्रावधान है वो किए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 170 जो है वो कहता है कि विधानसभा की संरचना कैसे होगी। तो जो विधानसभा गठित होगी उसमें क्या क्या होगा। कह रहा है कि विधानसभा जो है जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। जनता के प्रतिनिधियों मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा जो चुनकर जाते हैं, विधायक जिनको बोलते हैं, वो सभी इसी में जाते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, अर्थात विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसके बाद फिर इसीलिए विधानसभा के
जो सदस्य होते हैं, यानी कि वे इसीलिए विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा गया है। तो विधानसभा को कौन सदन होते हैं? लोकप्रिय सदन होते हैं। ठीक है, लोकप्रिय सदन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुनी जाती है, जो विधायक होते हैं। उसके बाद है मूल संविधान में विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सदस्य संख्या जो थी 60 निर्धारित की गई थी। तो जो अभी तक देखते हैं सबसे ज़्यादा जो विधानसभा में किसी भी सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश में है, 400 के आसपास हैं। अन्य राज्यों में कहीं कहीं 32 हैं सबसे कम, फिर 40 भी हैं, 60 भी हैं, इस तरीके से हैं। तो जो मैक्सिमम संख्या थी वो 500 थी, फिर 60 निर्धारित की गई न्यूनतम, लेकिन उसका प्रावधान आगे चलकर किया गया कि मतलब 60 से कम अगर जहाँ है वहाँ क्या हो सकता है। ठीक है, अपेक्षाकृत कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है। क्योंकि हुआ क्या कि सिक्किम जब बना तो सिक्किम में देखा गया जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ किस तरीके से मतलब सदस्य ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो इसी वजह से कहा गया कि वहाँ 32 सदस्य हैं की विधानसभा है, तो इस वजह से वहाँ 32 कर दिया गया। मतलब मिनिमम 30 सदस्य हो सकते हैं जो छोटे राज्य हैं, और वैसे मैक्सिमम जो हो सकते हैं 500 हो सकते हैं। यदि किसी विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो उस राज्य का राज्यपाल जो होता है वो एक सदस्य को नामांकित कर सकता था 2019 के पहले तक, ये प्रावधान था। फिर जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है जो राज्यपाल मनोनयन करता था किसी आंग्ल भारतीय सदस्य का, वो नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से मतलब संघ में राष्ट्रपति करता था, उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल को भी अधिकार दिया गया था। तो वो अब दोनों ही जगह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से प्रावधान कर दिया गया है। अगला जो कहा गया है कि राज्यों में मतलब जितने भी राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से किस किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो उसमें हमने साथ में राजधानी भी ऐड कर दिया गया है कि आपको आसानी से राजधानी भी याद हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यहाँ कितनी है 294 है। यूपी में सबसे ज़्यादा है और इसकी राजधानी है लखनऊ, 403 सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई 288 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना है, 243 सीटें हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, 234 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और 230 सीटें यहाँ पर हैं विधानसभा की। कर्नाटक की तो बेंगलुरु राजधानी है, 224 सीटें हैं। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, और यहाँ सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात में है सीटें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और 182 सीटें हैं यहाँ की। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। देखो आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना का गठन हुआ तो 10 सालों तक जो राजधानी थी वो हैदराबाद रही है। तो अभी वर्तमान में देखें तो हैदराबाद, लेकिन आने वाले टाइम में अमरावती राजधानी बन जाएगी। ठीक है, 175 सीटें यहाँ पर हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ 147 सीटें हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम है, 140 सीटें हैं। असम की कितनी है? तो दिसपुर है, इसकी कितनी है? 126 सीटें हैं। तेलंगाना की हैदराबाद है, इसकी 119 सीटें हैं। पंजाब की चंडीगढ़ राजधानी है, 117 सीटें हैं। हरियाणा की भी चंडीगढ़ राजधानी है, 90 सीटें हैं यहाँ। और छत्तीसगढ़ की रायपुर है, इसकी कितनी? 90 सीटें। तो हरियाणा और जो छत्तीसगढ़ है दोनों की 90-90 सीटें दी गई हैं। उसका झारखंड की सीटें कितनी है? तो 81 सीटें यहाँ हैं। इसको बिहार को काट करके बनाया गया था जो झारखंड था। उत्तराखंड की देहरादून राजधानी है, 70 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, यहाँ 68 सीटें हैं। मणिपुर की इम्फाल है राजधानी, यहाँ 60 सीटें हैं। अगला है मेघालय, इसकी 60 सीटें हैं। इसकी शिलांग राजधानी है। त्रिपुरा की अगरतला है, यहाँ भी 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, ईटानगर राजधानी है। नागालैंड की कोहिमा है, यहाँ भी 60 सीटें हैं। और मिजोरम की आइजोल राजधानी है, यहाँ 40 सीटें हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ज़्यादातर हम देख रहे हैं, मणिपुर हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इनमें कितनी 60-60 सीटें दी गई हैं। और जो और छोटे राज्य हैं उसमें 40 हैं, किसी में 30। तो गोवा में देखो, मिजोरम में 40 थी, गोवा में भी 40 सीटें हैं। उसी तरीके से हम देख रहे हैं सिक्किम में कितनी 32 सीटें की गई हैं। तो जितने भी राज्य हैं इसमें उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सीटों का प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इस समय वर्तमान में 3, जिनमें जो विधानसभा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अभी इसकी राजधानी कौन है? श्रीनगर हो गई है, 87 इसमें विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली की राजधानी, दिल्ली खुद ही एक राजधानी है, तो उसमें सीटें कितनी हैं? 70 हैं। पुडुचेरी भी वो तमिलनाडु के एरिया में आता है और इसकी राजधानी कितनी है? तो 30 सीटें हैं, इसकी भी 30 सीटें हैं। ठीक है, तो 87 जम्मू कश्मीर की है, दिल्ली की 70 हैं और 30 किसकी? पुडुचेरी की हैं। अब विधान परिषद वाले राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसकी सीटें 99 हैं। कर्नाटक में 75 हैं, बिहार में 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 50 है, महाराष्ट्र में 78 हैं और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद की सीटें नहीं पूछी जाती। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि किस राज्य में कितनी सीटें, उसका मिलान करिए विधानसभा की, ये जरूर आ सकता है। फिर अनुच्छेद 172 जो है वो कहता है कि विधानसभा की अवधि कितनी होगी। तो विधानसभा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, लेकिन उसे
राज्य का राज्यपाल जो है समय से पहले भी विघटित कर सकता है। मतलब कि जो विघटन होता है राज्यपाल चाहे तो उसका समय से पहले भी कर सकता है, जो विधानसभा होती है। यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। तो सामान्यतः प्रावधान है कि राज्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना 5 वर्ष का होता है, और राज्यपाल चाहे तो उसको समय से पहले भी विघटित कर सकता है मुख्यमंत्री कहें या मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि अगर आपातकाल लागू होता है देश में तो उसमें क्या होता है कि राज्य की जो मतलब से विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो सभी राज्यों का 1 वर्ष बढ़ाया गया था कार्यकाल। उसी समय क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का कार्यकाल तब से 6 वर्ष का हो गया था, क्योंकि बाकी का तो सामान्य हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में संशोधन ही नहीं किया गया, तब से वो लगातार बना रहा। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ प्रावधान किया गया कि समाप्त होने यानी कि आपातकाल जैसे समाप्त होता है उसके 6 माह बाद ये फिर से अधिक वही 5 साल वाला पुराना जो कार्यकाल होगा वही हो जाएगा। अनुच्छेद 171 कहता है कि जो विधान परिषद की संरचना है वो कैसे होगी। तो विधानसभा की संरचना हमने देखी, 170 के तहत किया गया प्रावधान, 171 के तहत विधान परिषद की संरचना का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया परिषद को दूसरा सदन, स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी इस परिप्रेक्ष्य में है विधान परिषद कि इसका विघटन नहीं होता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। समाप्त की विधानसभा जो है प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज दे, संसद उस सदन को समाप्त कर सकती है, लेकिन विघटन नहीं होता है इसका कि हर 5 साल में हो जाए। जब ये एक बार गठित हो जाती है और जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक ये बनी रहती है। इसके सदस्य उसी तरीके से हटते हैं जैसे राज्यसभा के सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। मतलब इसमें उतने ही सदस्य होंगे जितने उस अनुपात में सदस्य होंगे जितनी वहाँ की विधानसभा होगी। तो कहा गया कि संविधान में कहा गया है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या का 1/3, मतलब 1/3 जो सदस्य होंगे। जैसे यूपी में 400 तो यूपी का 1/4 हम 1/3 देखेंगे, उतने ही सदस्य हो सकते हैं। एक हमने देखा था 99 के आसपास बन रहा था, तो उतने ही सदस्य रखे गए हैं, ठीक है। और कहा गया कि 1/3 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन न्यूनतम संख्या कितनी 40 होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम 40 होंगे और अधिकतम जो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये कहा गया है। संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है कि 1/3 से ज़्यादा जो विधान परिषद होगी उस राज्य के जितने भी लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं उससे 1/3 होगी, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसी तरीके से इनका भी चुनाव होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 5/6 भाग से होती है, बराबर होती है, और 1/6 भाग जो होता है उसको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो हमने देखा था राज्यसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत करता था 12 सदस्यों का। यहाँ क्या है कि 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मतलब क्योंकि जो 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में अलग अलग सीटें हैं ना, तो वहाँ का कह दिया गया कि 1/6 सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल मनोनीत करेगा। इसमें कोई एक्चुअल संख्या है वो नहीं दी गई है। मनोनयन का आधार क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य होता है, कला होगा, विज्ञान होगा, समाज सेवा होगा, सहकारी आंदोलन होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मनोनयन का आधार होता है विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन होता है। फिर 5/6 सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है। तो 1/6 सदस्यों को जो राज्यपाल होता है वो मनोनीत करता है, और 5/6 सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो ये कहा गया कि जो उसमें से 1/3 सदस्य होंगे उनके भाग के बराबर सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो जो राज्य है उसकी जो विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं वो वोट देंगे 1/3 सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो विधान परिषद होगी। इसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो इनका जो निर्वाचन होता है आनुपातिक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है उसके माध्यम से किया जाता है, जिससे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सदस्य होते थे उसी तरीके से इनका भी होता है। फिर आगे कह रहा है कि 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं। स्थानीय निकाय जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि के जो सदस्य होते हैं वो इनको निर्वाचित करते हैं। फिर 1/12 सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन उस राज्य के 3 वर्ष पूर्व स्नातक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गए तो उनका जो नामांकन, मतलब एक तरीके से कहें कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं 1/12 उनको वो वोट देते हैं। तो ये हर यूनिवर्सिटी में जाकर के ये लोग अपना जाते हैं, वहाँ वोट मांगते हैं, क्योंकि वहाँ से इनको वोट मिलती है, इस तरीके से कहा गया है। फिर अगला है कि 1/12 सदस्य होंगे उनका उनका चुनाव होगा वो माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के जो अध्यापक हैं उनसे मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन ऐसे अध्यापक का जो है चुनाव से पूर्व 3 वर्ष से स्थायी अध्यक्ष
यानी कि अध्यापक होने चाहिए। मतलब ऐसे अध्यापक जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको 3 साल पढ़ाते हो गए, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि वो ऐसे जो सदस्य हैं उनके चुनाव में वोट कर सकें। और जो 1/12 सदस्य होंगे उनका राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो 1/6 सदस्य होते हैं उनका राज्यपाल मनोनयन करता है। 1/12 का मनोनयन जो नगर पालिकाएँ हैं और जो ग्रेजुएट हैं, और जो 1/3 सदस्य वाले कौन है, तो निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। इस तरीके से टोटल जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उनका निर्वाचन किया जाता है। तो ये इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से उनका निर्वाचन किया जाता है जो बाकी के सदस्य। और मनोनयन का आधार क्या होता है, जो राज्यपाल मनोनीत करता है इसमें सदस्यों को। फिर विधानसभा के अधिकार और कार्य दिए गए हैं। तो विधानसभा का, क्योंकि देखो हमने कहा राज्यों में विधि निर्माण का सारा काम किसकी जिम्मेदारी है, राज्य विधानमंडल की। विधानमंडल में सबसे महत्वपूर्ण सदन कौन सा है, विधानसभा। तो उसके अधिकार और कार्यों के बारे में बात की गई। तो इसमें कहा गया है कि इसका पहला जो काम है वो विधि निर्माण है। विधि निर्माण मतलब कि राज्य सूची के से संबंधित विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। तो जो विधानसभा होती है उसको राज्य सूची का जो विषय होता है उस पर क्या है कि अनन्य अधिकार प्राप्त है विधि निर्माण का। देखो संसद क्या प्रावधान करता है कि राज्यों, मतलब राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों की बात करता है। तो संघ सूची पर जो कानून बनाता है उसको अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद राज्य सूची जो है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो वो जो राज्य विधानमंडल होता है, जो विधानसभा, वो कानून बनाती है। तो उस पर अनन्य अधिकार बनाने का अधिकार इसको दिया गया है कि अपने राज्य क्षेत्र से जितने संबंधित विषय हैं उन पर कानून राज्य की विधानसभा बनाएगी। फिर दूसरा कहा है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों सदनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि को वरीयता प्राप्त है। अब इसमें इसका मतलब ये है कि संसद जो, देखो राज्य सूची पर राज्य विधान बनाता है, समवर्ती जो सूची होती है उस पर दोनों बनाते हैं कानून, राज्य भी बनाता है और संघ भी बनाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर इन दोनों के जो बने कानून होंगे उनमें क्या होगा, अगर टकराव की स्थिति आती है तो हमेशा इसका जो कानून है ये वरीयता इसको दी जाएगी, और जहाँ तक टकराव नहीं होता है वहाँ दोनों तक कानून बना सकते हैं, ये प्रावधान किया गया है। फिर दूसरा है वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। तो किन किन मामलों में इसको वित्तीय अधिकार प्राप्त है, तो ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। तो राज्य में जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसके पूर्ण नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य का विधानमंडल को दी गई है। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण तथा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। तो बजट वित्त मंत्री बनाया जाता है या कहीं कहीं मुख्यमंत्री वित्त मंत्री का अपने पास पद रखते हैं। तो इसमें कहा कि जो बजट है वो प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है वित्तीय विवरण के रूप में। तो इसको हर जो भी विधानसभा होती है वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक जो है वो हमेशा विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये इसका विधानसभा का अनन्य अधिकार है। विधानसभा धन विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है। तो विधान परिषद को यह विधेयक 14 दिन के अंदर विधानसभा को पारित वापस करना पड़ेगा। मतलब ये है कि विधानसभा द्वारा भेजा गया धन विधेयक जो विधान परिषद होती है वो अपने पास मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। जिस तरीके से हमने संसद में देखा था, लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा नहीं रोक सकती है, उसी तरीके से यहाँ भी अधिकार है। जो विधान परिषद है उस विधेयक पर केवल संस्तुतियाँ दे सकती है, उसमें संशोधन या स्वीकार करना नहीं कर सकती है। तो इसमें संस्तुतियाँ मतलब अपनी सलाह देने का इसको अधिकार है विधान परिषद को, उसमें संशोधन या उसे मना नहीं कर सकती है पास करने से, ये चीज़ कही गई है। फिर विधानसभा द्वारा पास किए जाने के बाद विधेयक को 14 दिन बाद स्वतः पारित कर समझा जाता है और राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर विधान परिषद उसको 14 दिन तक रोके भी रखती है, जो धन विधेयक है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो विधेयक स्वतः पारित समझ लिया जाएगा 14 दिन बाद, जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा, ठीक है। और राज्यपाल को अपनी स्वीकृति जो है इस पर देनी पड़ेगी। तीसरा जो अधिकार दिया गया है, कार्यपालिका पर नियंत्रण इसका होता है विधानसभा का ही। तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कभी अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हो जाता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कार्यपालिका पर जो नियंत्रण करती है, देखो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका राज्यों में जो होती है उसका जो हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है, और दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है अस्थायी कार्यपालिका के रूप में देखी जाती है। अब इसमें कहा गया है कि अस्थायी कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण कौन रखेगा। अगर मंत्रिपरिषद चाहे तो क्या करेगी,
अगर उसको विश्वास प्रस्ताव जब तक पास है तब तक तो बनी रहेगी, और जैसे विश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है विधानसभा में तो क्या होगा, हट जाएगी। तो वह पारित कहाँ होगा, विधानसभा में होगा। ये अधिकार विधानसभा को दिया गया, यही चीज़ें यहाँ कही गई है। संवैधानिक संशोधन में क्या इसको अधिकार है, तो संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक है। तो हमने जब संविधान संशोधन पढ़ा था उसमें बताया था कि कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो संसद साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की जो अनुमति ली जाती है। तो वहाँ अनुमति लेने में किसकी भूमिका होती है, विधानसभा की होती है। वो जो ऐसे मुद्दे जो होते हैं संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाले होते हैं उनमें राज्य का जो विधानमंडल है यानी कि विधानसभा वो अनुमति देती है, तभी वो पारित होते हैं। इस तरीके का जो अधिकार दिया गया है वो किसको, विधानसभा को दिया गया है। फिर अगला है निर्वाचन संबंधी अधिकार। तो इसको निर्वाचन संबंधी कौन से अधिकार प्राप्त हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही जो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। तो हमने जब राष्ट्रपति बताया था, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यानी कि जितना अधिकार संसद के सदस्यों को प्राप्त है उसी तरीके से विधानसभा के सदस्यों को भी अधिकार प्राप्त है। तो विधानसभा की भागीदारी राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखी जाती है। अनुच्छेद 173 कहता है राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता क्या क्या होगी, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा जो विधान परिषद होती है उसके लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, या 30 इतनी आयु होनी चाहिए। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और जो विधान परिषद होगी उसके लिए कम से कम 30 वर्ष। ठीक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अन्य अर्हता भी धारण करता हो। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो मतदाता है उनकी अर्हता के बारे में बात करता है, और जो 1951 वाला है वो जो जितने भी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं उनकी विषय में बात करता है। तो वो अर्हताएँ वहाँ डिसाइड की गई हैं। जैसे कि क्या है कि राज्य का निवासी उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, जिस राज्य में वो चुनाव लड़ रहा है उसका डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहाँ से चुनाव लड़ रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं वहाँ क्या है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। देखो जो SC ST के लिए रिजर्व एरिया है वहाँ वही सदस्य लड़ पाएगा जो उस कम्युनिटी से संबंध रखता हो, और कोई किसी समुदाय का व्यक्ति उस सीट पर नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो अनुच्छेद 177 है वो प्रावधान करता है कि सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार। सदन में जो मंत्री होते हैं वो किसी भी सदन में जाकर के भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं। इसी तरीके से महाधिवक्ता जो होता है समिति में सदन में जाकर भाग ले सकता है, बहस कर सकता है। मंत्री अपने सदन में अधिकार है कि वो जाकर के वोट भी देते हैं, लेकिन ये वोट नहीं देता। ठीक है। अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, हमने संसद वाला जो प्रावधान पढ़ा था सेम प्रावधान यहाँ लागू होंगे। वहाँ राष्ट्रपति था, यहाँ राज्यपाल हो जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा, ये चीज़ है। तो इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्रॉड नहीं किया है। तो इसमें 178 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो है उनका प्रावधान किया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 179। तो विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से त्यागपत्र देना, पदत्याग करना तथा पद से हटाया जाना। तो क्या क्या प्रक्रिया, ये भी प्रक्रिया सेम वैसे ही है जैसे लोकसभा के सदस्य की थी, अध्यक्ष और सदस्य उसकी उपाध्यक्ष की थी। अनुच्छेद 180 कहता है कि उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष का पदभार संभाले रहे, जो संभाल रहा है उस व्यक्तियों की उसकी शक्ति क्या होगी। तो मान लो अध्यक्ष जब है अपने पद पर ना हो तो उपाध्यक्ष और अन्य ऐसा कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष पद संभाल रहा है तो उसकी शक्तियाँ क्या होंगी कार्य करते समय, उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 181 कहता है कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जब उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। तो इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब सदन के मतलब उनको हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा तो क्या कंडीशन उसमें रहेगी कि वो अध्यक्षता करेंगे या अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो उस बारे में बताया गया कि अध्यक्षता नहीं करेंगे और अपना प्राथमिक मत देंगे, वो निर्णायक जो मत होता है वो नहीं दे पाएंगे। अनुच्छेद 182 प्रावधान करता है कि विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, तो अनुच्छेद 78 जो है 178 वो विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 182 जो है वो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के विषय में बात करता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 183 जो है वो प्रावधान करता है कि सभापति तथा उपसभापति के पदों से त्यागपत्र, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना। तो जैसे कंडीशन वहाँ थी राज्यसभा की उसी तरीके से इसमें हो जाएगी। वहाँ उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति वाले प्रावधान छोड़ करके सामान्य जो राज्यसभा के प्रावधान है उसी तरीके से सेम हो जाएंगे। अनुच्छेद 184 कहता है उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहा हो को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ, तो जैसे लोकसभा में था उसी तरीके से इसको भी दी गई हैं। अनुच्छेद 185 कहता है कि सभापति एवं सभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना जब उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो। तो जब उनके हटाने जाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होगा तो उस समय वो सदन की अध्यक्षता
अध्यक्षता नहीं करेंगे। उस समय अध्यक्षता वैसा व्यक्ति करेगा जिसे राज्यपाल मनो चाहे, ये चीज़ है। अनुच्छेद 186 कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो जो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, उनको मिलने वाले वेतन जो है वो राज्य जो होती है विधानमंडल उस समय समय पर निर्धारित करती है। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है। मतलब ये है कि इसीलिए इन पर विधानमंडल में वार्षिक मतदान नहीं कराया जाता। तो इनके जो वेतन होते हैं उन पर वार्षिक रूप से मतदान नहीं कराया जाता है कि इनका इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है, इस पर बहस नहीं की जाएगी। ठीक है। अब फिर अनुच्छेद 187 कहता है राज्य विधायिका का सचिवालय। तो हमने बताया था लोकसभा जो होती है उसका सचिवालय होता है, उसी तरीके से राज्य विधायिका का सचिवालय होता है, जो राज्य विधानसभा है उसके अध्यक्ष के अंतर्गत काम करता है। अनुच्छेद 188 कहता है सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की जाएगी। तो विधानमंडल की प्रत्येक सदन का, यानी कि जो विधानमंडल है उसका राज्यसभा यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के जो सदस्य होंगे सदन में पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। तो इनको शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास? राज्यपाल के पास है। राज्यपाल चाहे तो क्या करेगा, अपना एक व्यक्ति चुन देगा, उसी आधार पर वो सबको शपथ दिलाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर की हमने लोकसभा में बात की थी, उसी तरीके से राज्यों का भी एक प्रोटेम स्पीकर होता है। संविधान के प्रति, तो ये शपथ किस चीज़ की लेते हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेते हैं। भारत की प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने का शपथ लेते हैं। तो शपथ तो बहुत अच्छी लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि व्यवहार में कई सारी ज़्यादा दिक्कतें सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलती हैं इन सब जगह, चाहे वो वर्तमान सरकारें हों चाहे फिर पुरानी सरकारें हों, कहीं ना कहीं लूप होल तो रहता ही। इसी वजह से इतना दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें बाकी सारे गलत नहीं हैं, लेकिन हाँ ये कि संविधान जो प्रावधान करता है वो बहुत अच्छे करता है। फिर अनुच्छेद 189 जो है वो क्या कहता है? सदन में कोरम पूर्ति या गणपूर्ति तो क्या होगी? तो उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या की 1/10 या 10 जो भी अधिक हो वह आवश्यक होगा। अब कोरम पूर्ति मतलब ये है कि किसी भी सदन की जो बैठक है या कार्यवाही एक तरीके से कहें, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कम से कम कितने 1/10 सदस्य होने चाहिए। मान लो कोई भी राज्य है उसमें कितने टोटल 100 सदस्य हैं विधानसभा में। अब विधानसभा में कम से कम जब तक इसके 10 सदस्य नहीं होंगे तब तक वो कार्यवाही नहीं चालू होगी, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, ये तो एक आइडियल कंडीशन हो गई। मान लो अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ 60 सीटें हैं। अब 60 का अगर 1/10 देखेंगे तो 6 ही सदस्य हुए। तो इसमें कहा गया 6 नहीं, कम से कम 10 होने चाहिए, ये चीज़ है। 10% तो कम से कम होने चाहिए। और अगर 10 ऐसा हो रहा है कि 10% 10 से कम हो रहे हैं तो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, तब उसी की जो कोरम पूर्ति है यानी कि कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। फिर अनुच्छेद 190 कहता है सीटों का रिक्त होना। किन किन आधारों पर रिक्त हो सकती हैं सीटें? तो कहा गया है कि दोहरी सदस्यता अगर ग्रहण कर लेते हैं, निर्भरता उन पर लागू हो जाती है, या स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं। अनुपस्थिति क्या है? तो यदि पूर्व अनुमति के बिना कोई सदस्य जो 60 दिन के तक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद जो होता है वो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें कहा कि अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी ऐसा सदस्य है जो सदन की बैठक से 60 दिन तक अलग रहता है, मतलब अनुपस्थित रहता है, तो क्या होगा? उसका जो पद है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अन्य मामले कौन कौन से हैं जिनमें सदस्यता चली जाएगी? तो न्यायालय द्वारा निर्वाचन अमान्य घोषित कर दिया जाए। निर्वाचन हुआ और उसको न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया, कोई भी कारण हो उस वजह से, तो सदस्यता चली जाएगी। फिर सदन से निष्कासित कर दिया जाए, मतलब सदन ही निष्कासित कर दे उसे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन जाए। तो ऐसा भी होता है कि मान लो सदन का सदस्य था, उसके बाद में उसका राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, राज्यपाल बन गया, या और भी कोई उच्च पद धारण कर लिया तो भी सदस्यता चली जाएगी। इसमें कहा कि सदन की सदस्यता के लिए योग्यता के लिए क्या प्रावधान किए गए? तो लाभ का पद, मतलब अयोग्यता किस किस आधार पर आपको अयोग्य किस किस आधार पर ठहरा जाओगे? तो पहला कहा गया लाभ का पद धारण करता हो। हमने जब संसद पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था लाभ के पद कौन कौन से हैं। वह विकृत चित्त हो, मतलब कि न्यायालय द्वारा वह पागर घोषित कर दिया गया हो। घोषित दिवालिया हो, मतलब कि बैंकरप्ट हो गया हो। भारत का नागरिक न रहा हो, तभी भी वो नहीं सदन का सदस्य रह पाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निर्हर घोषित कर दिया जाए, मतलब उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। दल बदल के आधार पर निर्हरता घोषित कर दी जाए। जो अध्यक्ष है दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य घोषित कर दे, तभी भी हो सकता है वो अयोग्य कर दिया, जो सदस्यता है उसके लिए अयोग्य हो जाएगा। अनुच्छेद 192 कहता है कि सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय जो है राज्यपाल करेगा। और किसकी सलाह से? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, मतलब निर्वाचन आयोग है, उसकी सलाह पर राज्यपाल करता है।
अगर सदस्यों की निर्भरता संबंधी जो प्रावधान है उन पर निर्णय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी सलाह पर करता है, ठीक है। जो दल बदल के आधार पर निर्णय लिया जाएगा वो अध्यक्ष या सभापति लेते हैं। हमने 1985 में प्रावधान किया गया है, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दल बदल के आधार पर जो डिसीजन लेंगे वो अध्यक्ष सदन का जो होगा या सभापति जो होते हैं वो लेंगे। सभापति करेंगे। जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होगी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले पर सुनवाई कर सकता है। तो पहले ये सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं करता था। जो अध्यक्ष या सभापति होते थे उनका डिसीजन अंतिम माना जाता था। लेकिन अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि उनकी जो भी डिसीजन रहेगा उस पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकेगा अंतिम रूप से, ठीक है। तो दल बदल के मामले में लोकसभा यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष और जो विधान परिषद थी उसके सभापति देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 194 जो है विधायी सदनों यानी कि जो सदन है विधायी सदनों तथा उनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियाँ के विशेषाधिकारों की बात करता है। मतलब 194 जो है विशेषाधिकार हमने पढ़ाया था अनुच्छेद 105, और ये जो अनुच्छेद 194 जो है संसदीय विशेषाधिकार जो राज्य जो है उनके विशेषाधिकार एक साथ ही में पढ़ा दिया। तो जब संसद वाला पोर्शन देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सारा विशेषाधिकार कौन कौन से दिए गए। तो इसमें दो तरीके के विशेषाधिकार थे, एक था सामूहिक विशेषाधिकार जो सामूहिक रूप से दिया जाता है, और व्यक्तिगत विशेषाधिकार कि किसी व्यक्ति को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए। तो वो सारे जब हमने संसद वाला पोर्शन पढ़ाया है तो वहाँ बताया है, वही सेम विशेषाधिकार इनको यहाँ भी प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 195 जो है सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल समय समय पर निर्धारित करेगा। ये सुबह सुबह लिखा है, समय समय पर होना चाहिए था, ठीक है। तो समय समय पर राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा जो वेतन भत्ते होंगे राज्य विधानमंडल के सदस्यों के, ठीक है। तो इस तरीके से और सारी जो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी आपको पॉलिटी का लेक्चर देखना है तो जाकर के आप सीधे प्लेलिस्ट में वहाँ से आप देख सकते हैं, और नंबरिंग भी कर दी है कौन सा लेक्चर किसमें क्या प्रावधान है, सारा आप डिस्क्रिप्शन में देख करके सीधे आप देख लीजिए, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमने इसको प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। तो इस तरीके से विधानमंडल जो है वो प्रावधान करती है। आगे विधानमंडल का भी और पोर्शन भी बाकी है, तो इसको हम आगे देखते रहते हैं कि विधायी प्रक्रिया जो है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक हमारा लेक्चर था। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।